नदी किनारे गरीब बहू का हरा भरा ठंडा ससुराल। छोटे से मंदिर में शादी कर आरोही अपने पति विवान के साथ अपने छोटे से ससुराल में दोपहर की चढ़ती गर्मी में गृह प्रवेश करती है। सूरज जैसे आग उगल रहा होता है और वहीं घर के अंदर गर्म हवा चल रही होती है। मम्मी जी, घर के अंदर भी इतनी गर्मी? हाँ बहू, यहाँ तो हर गर्मी में यही हाल होता है। सच में यहाँ पंखा दिन भर चलता है लेकिन राहत कभी नहीं मिलती। और अब तुम्हें हमारी वजह से हमेशा यहीं रहना पड़ेगा, वो भी इसी तरह। सभी बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक बिजली चली जाती है और सभी के चेहरे मुरझा जाते हैं। लो फिर चली गई बिजली, अब 2 घंटे इसी गर्मी में बिताने पड़ेंगे। 2 घंटे बाद लाइन आएगी, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है। आरोही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत सैकड़ों उम्मीदों के साथ कर रही होती है, लेकिन परिस्थितियां देखकर उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अब हर दिन उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, साथ ही गर्मी को भी सहना पड़ता है। फिर एक दिन रात को छत पर जब सब सो रहे होते हैं, हे भगवान, रात को इस गर्मी की वजह से नींद भी नहीं आती। छत पर सोए हैं लेकिन इसके बावजूद पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सच में ननद जी, इतनी गर्मी है जैसे मानो छत पर नहीं उल्का पिंड के ऊपर सो रहे हैं। दिन का तो समझ में भी आता है लेकिन रात में इतनी गर्मी है। सच में सुबह का उगता सूरज हो या शाम का ढलता सूरज, गर्मी बराबर ही होती है। सभी छत पर सो रहे होते हैं, नींद किसी की आंखों में नहीं होती है और पसीना सबके सिर से टपक रहा होता है। तभी बगल की छत से कुछ बच्चों के रोने की आवाज आती है। मम्मी जी, इतनी रात को कौन रो रहा है? और यहाँ क्या पूरा गांव छत पर ही सोता है? हाँ बहू, यहाँ पूरा गांव गर्मी से परेशान होने की वजह से छत पर ही सोता है। हाँ, और फिर जब गर्मी की वजह से बच्चों को नींद नहीं आती है तो अक्सर वो रात को इसी तरह रोते हैं। मतलब यहाँ सिर्फ मेरे ससुराल का नहीं बल्कि पूरे गांव का एक ही हाल है। अब कुछ दिन ससुराल में रहकर आरोही को एहसास हो जाता है कि गर्मी से परेशान सिर्फ उसका घर नहीं बल्कि पूरा गांव है। फिर अगले दिन, यहाँ पर तो कोई हरी सब्जियाँ ही नहीं है, मैं सब्जी कैसे बनाऊं? इस गर्मी में तो हरी सब्जी सभी को खानी चाहिए। मैं अभी मम्मी जी से पूछती हूँ। ये सोचकर आरोही तुरंत हाथ से पंखा डुला रही संध्या के पास जाती है। मम्मी जी, किचन में हरी सब्जियाँ ही नहीं है, मैं खाना कैसे बनाऊं? आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं मार्केट से सब्जियाँ खरीद कर ले आऊंगी। बहू, वो दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है। क्या मतलब आपका? यही कि मेरे पास सब्जियों के पैसे नहीं है। तुझे तो पता है घर खर्च कितनी मुश्किल से चलता है। अगर महंगी सब्जियों में पैसे खर्च करने लगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मम्मी जी, मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू, एक काम कर, घर में जो भी रूखा सूखा है वही बना दे। कुछ ना खाने से बेहतर है कि पेट में थोड़ी तो तृप्ति हो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर आरोही चूल्हे के पास जाती है और लकड़ियां डालकर खाना बनाना शुरू करती है। तभी वहाँ मायरा आती है। भाभी, जल्दी चलिए, बाहर घूमने चलते हैं। वैसे भी घर में इतनी गर्मी लग रही है, नदी के पास ठंडक होती है, वहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। क्या सच में नदी के पास गर्मी नहीं लगती? हाँ भाभी, नदी के पास तो ऐसा लगता है कि नदी ने गर्मी से बचने के लिए एसी चला रखा हो। मायरा की बात सुन आरोही हंसने लगती है और मायरा को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहकर आरोही चावल बनाकर अचार के साथ सभी को खाना खिलाती है। और फिर मायरा और आरोही नदी के पास टहलने जाती हैं। वाह, यहाँ कितनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। सच में अगर हमारा घर यहाँ होता तो हमें गर्मी लगती ही नहीं। भाभी, देखा, मैंने कहा था ना, नदी के पास आकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं। इतना कहकर मायरा और आरोही नदी के पास जमीन पर ठंडी हवाओं के बीच बैठ जाती हैं। नदी गांव के इतनी पास होने के बावजूद गांव में इतनी गर्मी और नदी के पास इतनी ठंडी हवा कैसे? आरोही के मन में एक सवाल उठने लगता है और कुछ देर के बाद आरोही मायरा के साथ घर आ जाती है। इसी तरह फिर अगले दिन जब घर की बिजली जाने की वजह से सभी घर के बाहर चौकी डालकर बैठे होते हैं। हे भगवान, गर्मी का 1 महीना 1 साल की तरह क्यों बीतता है? सच में घर के अंदर छत पर हर जगह गर्मी ही गर्मी है, कहीं सुकून की ठंडी हवा नहीं है। ठंडी हवा है, कहाँ है बहू? नदी के पास। और कहाँ? वैसे मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि अगर नदी के पास इतनी ठंडक है तो फिर हमारे गांव में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है, क्योंकि गांव तो नदी के पास ही है। अरे वो दरअसल, अरे छोड़ ना बहू, हमें क्या करना है, जो भी हो गर्मी तो हमें ही झेलनी है। बाकी ये सब तो प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं, क्यों इनमें अपनी उंगली करना। वैसे बहू, गर्मी लग रही है, जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। इस तरह बात घुमाकर संध्या आरोही को पानी लेने भेज देती है।
वहीं बगल से गांव की सबसे बुजुर्ग औरत कमला देवी गुजर रही होती हैं, जो बातें सुनकर रुक जाती हैं। हाँ, घुमा लो बातों को जलेबी के तरह घुमा लो। मैं भी देखती हूँ कब तक छुपती है इस गांव की असलियत। इतना कहकर कमला देवी वहां से चली जाती हैं। इसी तरह फिर रात को सुबह सब्जी नहीं थी और अब आटा नहीं है। आखिरकार हम कब तक सिर्फ सूखे चावल खाते रहेंगे? कुछ करना पड़ेगा। आरोही थोड़ा सोचती है, फिर चावल को ओखली में कूटकर चावल का आटा बनाती है और उस आटे की रोटियां सभी को खिलाती है। वाह आरोही, तुमने तो कमाल कर दिया। रोटियां कितनी ज्यादा मुलायम है और बिल्कुल फुलके की तरह फूली हुई हैं। हाँ भाभी, रोटियां सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। इनमें इतनी मिठास है कि हम इन्हें सूखी भी खा सकते हैं। हाँ बहू, रोटियों में तो बहुत मिठास है, लेकिन बहू तूने रोटियां कैसे बनाई? घर में तो आटा था ही नहीं। मम्मी जी, वो दरअसल मैंने चावल को पीसकर चावल के आटे की रोटी बनाई है, इसीलिए रोटी अच्छी और फुलके वाली बनी है। वाह भाभी, आपके पास इतना दिमाग है, मानना पड़ेगा। लगता है तुम अपने क्लास की टॉपर थी, तभी तो इतने अतरंगी और अच्छे आइडियाज सोच लेती हो, वो भी इतनी झटपट। विवान की बात सुन सभी मुस्कुरा उठते हैं और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह इस गर्मी से तो मैं परेशान हो गई हूँ। हे हनुमान जी, एक बार फिर प्रकट होइए और सूरज देवता को निगल जाइए। दिमाग खराब कर दिया इस उगलते सूरज ने मेरा। एक काम करते हैं, हम लोग आज फिर नदी के पास चलते हैं, वहाँ जाकर अलग ही सुकून मिलता है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, कम से कम नदी के पास जाकर थोड़ी ठंडी हवा ही खा लेते हैं। इतना कहकर मायरा आरोही के साथ नदी जाने के लिए निकल जाती है। तभी घर के बाहर उसे कमला देवी देख लेती हैं। अरे बेटे सुन, जरा इधर आना। कमला की आवाज सुनकर मायरा और आरोही दोनों पीछे घूम कर देखती हैं। अरे इतनी बुजुर्ग औरत हमें क्यों आवाज लगा रही है? और ये कौन है? भाभी, ये हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग दादी माँ है। लोग उन्हें पगली भी कहते हैं क्योंकि बूढ़ी हो गई है, तो कुछ भी कहती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो हमें बुला रही है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। चलिए चलकर देखते हैं। इतना कहकर आरोही तुरंत मायरा के साथ कमला देवी के पास जाती है। दादी माँ, आपने हमें बुलाया? क्या हमसे कोई काम है आपको? बेटे, क्या तुम दोनों हमेशा नदी के पास जाते हो? हाँ दादी माँ, हम वहाँ अक्सर जाते हैं क्योंकि वहाँ अलग ही सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो मुझसे छुपा हुआ है। आरोही की बात सुन कमला देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें पता है ऐसा क्यों लगता है और वहाँ इतना सुकून क्यों है? नहीं दादी जी, लेकिन क्या आपको पता है? जानती हो, आज से कुछ सालों पहले वहाँ 150 बीघा बाग था। क्या 150 बीघा? ये तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ बहू, यही तो खासियत थी वहाँ की। वहाँ आम, अमरूद, केला, पपीता, हर तरह के पेड़ मौजूद थे, लेकिन अब वो एक वीरान जगह बनकर रह गई है। लेकिन क्यों और किसकी वजह से? सब पता चलेगा, लेकिन समय के साथ। इतना कहकर कमला देवी वहां से चली जाती हैं। रहस्य का पहला पन्ना खुल चुका होता है, लेकिन सच्चाई अभी भी सामने नहीं आ पाती है और आरोही सवालों के जाल में फंस जाती है। और फिर रात को, काफी रात हो रही है, चलो अब सब सो जाते हैं। नहीं, मुझे पापा जी से कुछ पूछना है। हाँ पूछो बहू, क्या पूछना है? पापा जी, क्या गांव के किनारे की नदी के पास 150 बीघा बाग था? और अगर ये सच था तो फिर अब घना जंगल वीरान कैसे बन गया? ये सुनते ही राघव और बगल में बैठी संध्या की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। हाँ बहू, नदी के पास पहले बहुत बड़ा जंगल था, जिसकी वजह से गर्म हवा गांव में प्रवेश ही नहीं कर पाती थी और गांव गर्मियों में भी ठंडक प्रदान करता था। तो पापा जी, अब क्या हुआ? कहाँ गया वो जंगल और किसने काटा पेड़ों को? विक्रम चौधरी ने, जो इस गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है, और इसी बात का फायदा उठाकर ही तो विक्रम चौधरी ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट किया और नदी के पास बड़े बड़े जंगलों को काट दिया। लेकिन गांव वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? गांव वाले इतनी आसानी से मैनिपुलेट कैसे हो गए? पूरे गांव की खेती कर सब्जियां उगाने का वादा कर विक्रम चौधरी ने सारे पेड़ कटवाकर सारे पैसे ले लिए और उस दिन के बाद से गांव में गर्मी की शुरुआत हो गई और आज गांव गर्मी से बेहाल हो रहा है। खैर ये सब छोड़ बहू, जाकर सो जा, रात काफी हो गई है। सभी की बातें सुनकर आरोही सोच में डूब जाती है और फिर विवान के साथ जाकर कमरे में बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि परेशानी होती है। क्या अब ये गांव दोबारा कभी भी पहले की तरह नहीं हो सकता?
जहाँ लोग गर्मी से परेशान होकर शहर ना जाए, बल्कि शहर के लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने गांव आए। आरोही खुद से हजारों सवाल कर रही होती है, तभी विवान की नजर उस पर पड़ती है। हे, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या सोच रही हो? सुनो जी, अगर पेड़ काटने से गांव में गर्मी आ सकती है, तो पेड़ लगाने से ये परेशानी हल भी तो हो सकती है। आरोही की बात सुनकर विवान सोच में पड़ जाता है और वहीं अगले दिन आरोही गांव के घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। आंटी जी, मैं यहाँ गांव की भलाई के लिए आई हूँ। आपको याद होगा, सालों पहले इस गांव में गर्मी का नामो निशान नहीं था, क्योंकि इस गांव में नदी के किनारे बहुत बड़ा बाग था। हाँ, लेकिन अब दोबारा वो बाग नहीं लगाया जा सकता, ये बात पता है ना? आंटी जी, हम बाग तो नहीं लगा सकते, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ तो लगा सकते हैं। इस साल नहीं, लेकिन अगले साल तो गर्मी कम हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात मान भी लूं, लेकिन विक्रम चौधरी के खिलाफ कौन जाएगा? इतना कहकर शीला आरोही के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दूसरे घरों में, अरे नहीं नहीं, हम गांव के साधारण लोग विक्रम चौधरी के खिलाफ नहीं जा सकते। विक्रम चौधरी के डर से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन आरोही भी हार नहीं मानती और घर घर घूमकर सबको जागरूक करती है। वहीं कुछ युवा, अगर मेरे साथ से इस गांव की गर्मी कम हो सकती है तो मैं आपके साथ हूं। वहीं दूसरी तरफ, आप गांव की भलाई के लिए गर्मी में अपना खून पसीना एक कर रही हैं। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका साथ दूं। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग ही इस गांव को आगे ले जा सकते हैं। इस तरह कुछ लोग आरोही के सपोर्ट में तो कुछ आरोही के विरुद्ध हो जाते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैलती है और आए दिन संध्या को रिश्तेदारों के फोन आना शुरू हो जाते हैं। संध्या जी, आपकी बहू के चर्चा आजकल पूरे गांव में है। क्यों, क्या हुआ? अरे आपको नहीं पता, आजकल आपकी बहू घर घर घूमकर सबको पेड़ लगाने के लिए जागरूक कर रही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, आपकी बहू नेता है या घर संभालने वाली गृहिणी? रूबी की बात सुनते ही संध्या का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और बिना कुछ कहे फोन काट देती है। फिर शाम को जब आरोही घर लौटती है, मम्मी जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रही हैं? सुना है घर घर घूमकर बड़े नाम कमा रही हो। मम्मी जी, मैं तो वो बस। चुप, एकदम चुप। बहुत हो गई समाज सेवा, बहुत गालियाँ सुन ली है मैंने, पर अब चुपचाप घर में बैठ और घर के काम कर। हाँ बहू, घर संभालो, गांव की भलाई करने मत निकलो। विक्रम चौधरी को जानती नहीं हो तुम, वो कौन है? सभी की बात सुनते ही पहली बार आरोही को ऐसा लगता है कि वो अपनों के साथ होकर भी अपनों के विरुद्ध है, और फिर दोबारा वो घर से नहीं निकलती है। दिन बीतते हैं और फिर एक दिन गांव में गर्म हवाओं से भरी लू चलने लगती है। गांव के काफी घरों के लोग गर्मी से परेशान होकर बीमार पड़ने लगते हैं। वहीं आरोही के घर में, बहू बहू, एक गिलास पानी दे दे जरा, बहुत गर्मी लग रही है, गला सूख गया है मेरा। तुम क्या बहू को परेशान कर रहे हो? रुको, मैं पानी दे देती हूँ। संध्या बिस्तर से उठती है और मटके से एक गिलास पानी लेकर जैसे ही राघव की तरफ आगे बढ़ती है, तुरंत चक्कर खाकर बेहोश होकर गिर पड़ती है और गिलास गिरने की आवाज से सभी दौड़ते दौड़ते वहां आ जाते हैं। माँ, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है? अचानक आप बेहोश कैसे हो गई? मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है। आप लोग माँ को बिस्तर पर लेटाइए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। इतना कहकर कबीर डॉक्टर को फोन करता है और सभी लोग मिलकर संध्या को बिस्तर पर लेटाते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं। भाई, आप सबको पता है गांव में अभी रेड अलर्ट जारी किया गया है। जितना हो सके उतना पानी पीजिए और सावधानी बरतिए प्लीज। मतलब अब ये गर्मी गांव की परेशानी नहीं, बल्कि लोगों की जान लेने के मोड़ पर खड़ी है। हाँ, और इस वजह से आप सभी को अपना बहुत ध्यान रखना है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सब देखकर आरोही खुद से फैसला लेती है। बस बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब चाहे मुझे अपने परिवार के विरुद्ध ही जाना पड़े, लेकिन मैं अपनों के लिए और इस गांव के लिए इस गांव को गर्मी से बाहर निकालूंगी। ये फैसला लेकर आरोही अगले ही दिन अपने फ्रेंड रेहान को फोन करके नदी के किनारे बुला लेती है और खुद भी विवान के साथ जाती है और रेहान से मिट्टी के बारे में पूछती है। हाँ, यहाँ की मिट्टी अभी भी उपजाऊ है और नदी का पानी भी बहुत ज्यादा शुद्ध, साथ ही साफ है। यहाँ अभी भी खेती की जा सकती है। ये वीरान जगह अभी भी हरी भरी बन सकती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ, अगर आप चाहें तो। फिर तो हम यहाँ पेड़ जरूर उगाएंगे। आरोही, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो करोगी उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम सब मिलकर इस गांव को गर्मी से बाहर निकालेंगे। विवान का साथ पाकर आरोही खुश हो जाती है और खुद से एक फैसला कर गांव में एक योजना रखती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है। तो अपने साथ हम लोगों का टाइम भी बर्बाद मत कर। बता क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? मैं किसी का वक्त बर्बाद नहीं कर रही,
बल्कि गांव वालों की जिंदगी आसान बनाने के बारे में सोच रही हूँ। कहने का मतलब क्या है? इस गांव के लोग बेवकूफ हैं। जो वो सदियों से नहीं कर पाए वो तू कर पाएगी। देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस गांव में पेड़ लगाने से हमें गर्मी से छुटकारा मिलेगा, फिर यही हमारा भविष्य है। अरे ये सब बिल्कुल फालतू है। ये सब करने से कुछ नहीं होगा। पैसे बर्बाद हैं और वक्त भी। अगर आप इस सब से सहमत नहीं है तो ना सही, लेकिन दूसरों को भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि इस बार आपकी चाल सफल नहीं होगी। हाँ, और इस बार हम भी आरोही जी के साथ हैं। हाँ हाँ, हम भी। गांव के कुछ युवा भी आरोही के साथ खड़े हो जाते हैं और आरोही सभी का साथ पाकर भीड़ में खड़े अपने सास ससुर के पास जाती है और उनके पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है, दोनों अपने पैर पीछे कर लेते हैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और ना ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। हाँ, तुम लोग हमारे फैसले के विरुद्ध जा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। माँ जी, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन एक न एक दिन वो वीरान नदी का रास्ता हरा भरा जरूर होगा। तभी आरोही के देवर और ननद आगे बढ़ते हैं। भाभी, मम्मी पापा भले आपके खिलाफ हो, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ। हम मिलकर गांव को आगे ले जाएंगे। तुम हम दोनों के खिलाफ जाकर अपनी भाभी का साथ दोगे? माँ, हम भाभी का नहीं बल्कि सही का साथ देंगे, और इस गांव के फ्यूचर के लिए अगर हमें आपके विरुद्ध जाना पड़े तो हम जाएंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपको भी समझ में आएगा कि भाभी गलत नहीं बल्कि सही है। इस तरह रखी गई योजना सफल होती है और पूरा परिवार घर लौटता है। फिर रात को हमने पौधे लगाने का तो फैसला ले लिया है, लेकिन बीज कहाँ से खरीदेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? भाभी, हमने आपका साथ देने का फैसला लिया है तो दिल से लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर दूंगा। हाँ, मेरी भी कुछ सेविंग जरूर होंगी। ठीक है, तो फिर तय रहा। कल हम सब पैसे मिलाकर बहुत सारे बीज खरीदेंगे और छोटे छोटे पौधे दिन रात एक कर देंगे और नदी के पास हरियाली लाकर ही रहेंगे। विवान की बात सुन चारों एक दूसरे पर हाथ रखते हैं और फिर कल से शुरुआत होती है नई जिंदगी और नए सफर की। कुछ पौधे और बीज खरीदकर चारों नदी के पास पहुंचते हैं। वक्त बीतता जा रहा है, हमारे पास समय कम है। हम पौधे लगाना शुरू करते हैं। रुक जाइए। वैभव के साथ ही कुछ और भी युवा आरोही का साथ देने वहां आते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, हम भी अपने गांव को बचाएंगे। तो चलो शुरू हो जाओ गर्मी को हराने के लिए। विवान की बातें सुनकर सभी उत्साह से भर जाते हैं और पसीने से लथपथ होकर गर्मी से परेशान होने के बावजूद दिन भर नदी के पास पौधे लगाते हैं। और फिर रात को हाँ, वक्त लगा लेकिन हो गया। अगर गांव के बाकी लोग भी हमारा साथ देते तो शायद ये और भी आसान होता। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो दिन भी जल्दी आएगा जब गांव पूरी तरीके से हरियाली से भर जाएगा और सभी हमारे साथ खड़े होंगे। सभी की आंखों में बड़ी उम्मीद साफ झलक रही होती है और कुछ देर में सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर जब अगली सुबह वापस लौटते हैं तो सारे पौधे उखड़े होते हैं। ये सब कुछ कैसे बिगड़ गया? आखिर कौन है इस गांव की हरियाली का दुश्मन? हे भगवान, अगर ऐसा चलता रहा तो हर रात हम पौधे उगाकर जाएंगे और हर सुबह पौधे खराब मिलेंगे। सब बर्बाद हो गया। भाभी, हमारे कल पूरे दिन की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भाभी, क्या हम इस तरह अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? सभी लोग टूटकर बिखर जाते हैं। वहीं छुपकर कोई देख रहा होता है जो इन सब के पीछे का कारण है, लेकिन आखिरकार कौन? वहीं आरोही। ननन जी, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। अगर आज रात है तो कल सवेरा जरूर होगा। हाँ, और फिर ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना ही पड़ता है। हाँ, अगर आज हम हारे हैं तो कल हम जीतेंगे भी। बस हमें हार नहीं माननी होगी और आ रही सारी मुसीबतों का डटकर सामना करना होगा। दुश्मन चाहे जितना चालाक हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा और हम भी एक दिन कामयाब जरूर होंगे। सभी की बातें मायरा और कबीर को दोबारा मोटिवेट करती हैं और सभी मिलकर दोबारा कड़ी धूप में मेहनत शुरू कर देते हैं। रोहित और वैभव मिलकर खुदाई कर रहे होते हैं तो आरोही और मायरा पौधे लगा रहे होते हैं। कुछ दूर पर कबीर विवान के साथ बीज बो रहा होता है। ये गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा तो मन कर रहा है मैं किसी का गला दबा दूं। मैं इरिटेट हो गई हूँ इस गर्मी से। अरे अरे ननन जी, सच में किसी का गला मत दबा दीजिएगा, वरना अभी सूरज की गर्मी सहनी पड़ रही है, फिर जेल की हवा खानी मिलेगी। हाँ, और फिर वैसे भी अगले साल तक तो इस गांव की गर्मी कम हो ही जाएगी, जिसके लिए हमें बात कम और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जो हम करेंगे। रोहित की बात सुन सभी दोबारा जोश के साथ काम शुरू कर देते हैं और इसी तरह दिन बीतते हैं। पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं।
पता है तुम लोगों को, तुम लोग मेरे लिए सिर्फ पौधे नहीं बल्कि मेरी उम्मीद हो। अगर तुम्हारी वजह से ये जगह पहले की तरह हरी भरी हो गई तो मुझे मेरे अपनों का साथ मिलेगा और इस गांव का विकास होगा। आरोही पौधों में पानी डालते हुए उनसे बातें कर रही होती है। तभी वहां विवान आता है। क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं, बस अपने पौधों से बातें कर रही हूँ क्योंकि मैंने इन्हें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सींचा है। देखना, एक दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। धीरे धीरे पौधे बड़े हो रहे होते हैं और लोगों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही होती हैं। लेकिन ये सब आसान नहीं होता। गांव से नदी तक रोज सफर तय करना कड़ी धूप में आसान नहीं होता है। एक दिन रास्ते में, भाभी भाभी, मुझे सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग 4-5 दिन रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मेरा सर। मायरा की बात सुनते ही तुरंत आरोही उसे एक पत्थर के सहारे बिठाती है। ननन जी, आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं? गर्मी की वजह से मायरा की हालत ऐसी हो गई है। रोज धूप में आना जाना आसान नहीं है, लेकिन हम बीच में ही सारी चीजें छोड़ पीछे नहीं हट सकते। वैसे भाभी, आप क्या सोच रही हैं? आरोही नदी की तरफ देखकर हल्का मुस्कुराती है और बिना जवाब दिए सभी के साथ घर लौटती है। और फिर जब सभी खाना खा रहे होते हैं, मम्मी जी, आज से मैं नदी किनारे एक छोटा सा घर बनाकर रहूंगी ताकि पौधों की अच्छी तरह से देखभाल हो सके। क्या मतलब, बहू बेटे घर से अलग रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुम लोग घर छोड़कर नहीं जाओगे। वैसे भी इतनी गर्मी में कौन ही रह पाएगा छोटे से घर में। मैं रह लूंगी। हाँ, मैं भी भाभी के साथ हूँ। सभी आरोही के फैसले का सम्मान करते हैं और चारों मिलकर नदी के किनारे एक छोटा सा घर बनाते हैं। कोई लकड़ी तोड़ रहा होता है तो कोई घर खड़ा करने में लग जाता है। दिन बीतते हैं और 2 हफ्तों के अंदर नदी किनारे पौधों के बीच एक छोटा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वैसे टाइम लगा, लेकिन हमने कर दिखाया। लेकिन अभी भी हमारी मेहनत खत्म नहीं हुई है। अब हमें और मेहनत करनी है। क्यों ना पौधों के साथ हम यहाँ सब्जियों की भी खेती करें, क्योंकि गांव की गर्मी की वजह से कहीं भी अच्छी सब्जी नहीं मिल पाती है। सब्जी खराब या सूखी होती है। भाभी, आइडिया अच्छा है। कल हम पास की गौशाला से सड़ी गली सब्जियों के बीज लाकर बो देंगे। मायरा की बात सुनकर सभी हामी भर देते हैं और अगले दिन मायरा और आरोही दोनों मिलकर सड़ी गली सब्जियों के बीज निकालते हैं और नदी के पास घर के सामने बोने लगते हैं। भाभी, हमने इतने सारे बीज बोए हैं, अगर सब्जियां ज्यादा हुई तो हम क्या करेंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम सारी एक्स्ट्रा सब्जियों को बड़े बड़े कार्टनों में भरकर जमा करेंगे और फिर ले जाकर गांव की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में बेच देंगे। हाँ, हम ठीक ऐसा ही करेंगे। फिर वहाँ से छोटे छोटे सब्जी वाले गांव तक सब्जियां पहुँचाएंगे। हमें भी फायदा होगा और उन्हें भी। इसी तरह दिन बीतते हैं। पौधे उगाने से लेकर बीज बोने तक, घर चलाने से लेकर बाहर की जिम्मेदारियां संभालने तक सभी मिलकर मेहनत करते हैं। धीरे धीरे पौधे भी बड़े हो जाते हैं। नदी के आसपास हरियाली छा जाती है और सब्जियां भी खाने लायक, टेस्टी और ढेर सारी उगने लगती हैं। हमारा घर हरियाली से भर गया है और काफी ज्यादा सब्जी भी हमने स्टॉक कर ली है। अब जाकर इन्हें भेज देना ही सही रहेगा। भाभी, मैं और भैया सब्जी बेच कर आते हैं। आप और मायरा पौधों का ध्यान रखिए और फिर आपके साथ कुछ युवा भी हैं, आसानी होगी। इतना कहकर कबीर सब्जी बेचने निकल पड़ता है और आरोही हाथों में छाले होने के बावजूद फिर से नदी के पास जाकर खुदाई शुरू कर देती है। तभी वहां संध्या आ जाती है, जो ये सब देखकर भावुक हो जाती है। बहू बेचारी हाथ में इतने छाले होने के बावजूद काम कर रही है। शायद मैं गलत थी। बहू मेरा विरोध नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर की ढाल बनकर खड़ी है और इतना संघर्ष अकेले कर रही है। तभी वहां कबीर आता है। माँ, आप यहाँ? क्या बहू ये सब रोज करती है? हाँ, ये सब तो भाभी रोज करती हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा मेहनत करती हैं ये। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर कबीर वहां से चला जाता है और संध्या को ये सब देखकर पछतावा होता है। वहीं धीरे धीरे जगह हरियाली से भर जाती है। फिर एक दिन अचानक गांव में पंचायत बैठती है। भाई, जिसे हम गांव का हीरा समझते थे वही इस गांव का विनाशक निकला, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रम चौधरी है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अब भोले बनकर कोई फायदा नहीं। हमें पता चल गया है, नदी के पास उगाए गए पौधों को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि आप है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मेरे पास सबूत है। आरोही की बात सुनते ही विक्रम की सांसें थम जाती हैं और तभी आरोही अपना फोन निकालकर एक वीडियो चलाती है। अरे जल्दी करो जल्दी करो, सारे पौधे तोड़कर फेंक दो। लेकिन मालिक, क्या ये सही रहेगा? सिर्फ अपने फायदे के लिए पूरे गांव का नुकसान करना? हाँ, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फैक्ट्री कैसे बनाएंगे
और बस एक बार मेरी फैक्ट्री बन जाए तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे इस गांव से क्या लेना देना। मतलब इसने हमारी भलाई का बहाना बनाकर हमें धोखा दिया, खुद की फैक्ट्री बनाने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और ऊपर से हमें आरोही के खिलाफ भड़काया भी ताकि हम उसका साथ ना दे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर विक्रम चौधरी को भला बुरा कहने लगते हैं और फिर हाँ, मैंने ही किया है सब कुछ। और कई सालों पहले जब मैंने आपके सारे पेड़ काट दिए थे तो वो भी मैंने अपने फायदे के लिए किए थे, ताकि मैं फैक्ट्री बना सकूं। हम सबको गुमराह करने के पीछे तुम्हारा हाथ था, इस गांव की बर्बादी के पीछे तुम्हारा हाथ था, इसलिए अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर सरपंच विक्रम की सारी संपत्तियों पर पौधे लगाने का ऐलान कर देता है और पूरा गांव एक साथ मिलकर नदी के पास जाता है और पौधे लगाना शुरू करता है। आरोही बेटी, अब ये तुम्हारा सपना नहीं बल्कि पूरे गांव का मिशन है। देखना, अगली गर्मी तक इस गांव को सुधार लिया जाएगा। हाँ, और कुछ सालों बाद ये गांव हरियाली से भर जाएगा। आज पूरा गांव मेरे साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी अकेला सा महसूस हो रहा है। अरे हाँ, मेरा खुद का परिवार ही मेरे साथ नहीं है, मम्मी जी, पापा जी, कोई भी नहीं। आरोही ये सोच रही थी कि तभी वहां संध्या राघव के साथ आती है। बहू, पहले मैं रिश्तेदारों का सोच रही थी, लेकिन मैं गलत थी। जब भलाई अपनों की हो तो गैरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। मुझे ये समझ आ गया है, आज पौधा मैं भी लगाऊंगी। हाँ, और मैं भी। अब हम सब मिलकर इस गांव की गर्मी दूर करेंगे बहू। अब सभी गांव वाले मिलकर गांव में अलग अलग जगह पौधे लगाते हैं। बारिश, ठंड, चाहे गर्मी, कोई भी हार नहीं मानता और एक दूसरे से हाथ मिलाकर सबके साथ सबके विकास पर काम जारी रहता है। और फिर पूरे 3 साल के बाद 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हम न जाने कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। पूरा गांव नदी के पास खड़ा होता है। चल रही ठंडी हवा, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगी सब्जियां और अगल बगल मंडरा रही तितलियां, सुंदर आसमान में उड़ते पक्षी नेचर को सुंदर बना रहे होते हैं, जैसे मानो गर्मी का नामो निशान ना हो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आरोही की वजह से हो पाया है। इस साल गांव की सम्मानित औरत का अवार्ड आरोही को दिया जाएगा। हाँ हाँ, आरोही जी को ही दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने ही हमारी आंखें खोली थी। सभी आरोही को अवार्ड देने की बातें कर रहे थे, तभी वहां लकड़ी के सहारे कांपते हुए कमला देवी आती हैं। वही हरे भरे पेड़ पौधे, वही नदी और इन सब के बीच एक छोटा सा वही घर। बेटी, भगवान तुझे लंबी उम्र देगा, लंबी उम्र। कमला देवी एक रहस्यमयी आवाज और हल्की मुस्कान के साथ इतना कहकर वहां से चली जाती हैं, जैसे मानो उनकी आत्मा सिर्फ इस पल के इंतजार में थी। वहीं कल रात को क्या हुआ मम्मी जी, पापा जी, आप लोग इस तरह से चौखट पर क्यों बैठे हैं? बहू, मैं हार गई तेरी मेहनत और उम्मीद के आगे। जिस वक्त तुझे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त हम तेरे खिलाफ खड़े थे, हमें माफ कर दे। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दो। मैं तेरी भावनाओं को नहीं समझा और तेरा विरोध किया, लेकिन फिर भी तूने इस गांव को एक नई दिशा दी और हमारे परिवार को भी एक नई जिंदगी। मम्मी जी, पापा जी, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बातों को भूलकर इस हरियाली को एंजॉय कीजिए जिसका हमें बरसों से इंतजार था। आरोही इतना कहती है कि तभी घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। आरोही, मैंने तुम्हें कहा था ना, एक ना एक दिन पूरा गांव और हमारा परिवार तुम्हारे साथ होगा। वैसे भाभी, पता है, मुझे लगता था आप इस गांव को बदलेंगी, लेकिन आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। और हमारी सोच भी, और हमारा घर भी। बहू, तू इस गांव में हमारी बहू बनकर आई थी, लेकिन अब तू अपनी मेहनत और लगन की वजह से इस गांव की बेटी बन गई है। बहू, आज से मैं भी तुम्हारे साथ इस नदी किनारे बसे हरे भरे ठंडे घर में रहूंगी और अब इस घर में टकरार नहीं बल्कि प्यार होगा। आरोही सभी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगती है और खुले आसमान की तरफ देख ऐसा महसूस करती है जैसे भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हों। और इस तरह गांव के खिलाफ जाकर एक बहू अपनी उम्मीद और हिम्मत से गांव के लोगों की सोच और पूरा गांव बदल कर रख देती है। जिस गांव के लोग शहर भाग जाया करते थे, अब वहां शहर के लोग गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने ठंडी हवाओं से भरे गांव में आया करते हैं।